नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा, शंकराचार्य विवाद और यूजीसी कानून के विरोध में इस्तीफा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि वह यूजीसी इक्वालिटी एक्ट और प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ माघ मेले में हुई प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज थे। राज्यपाल और निर्वाचन आयोग को भेजे गए 7 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि देश में अब न जनतंत्र है न गणतंत्र बल्कि भ्रमतंत्र है। उन्होंने खुद को यूपी सिविल सेवा 2019 बैच का अधिकारी बताया और कहा कि माघ मेले के दौरान ब्राह्मणों और साधु संतों का अपमान हुआ, जो गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने सरकार पर ब्राह्मण विरोधी सोच से काम करने का आरोप लगाया और यूजीसी के नए कानून का भी विरोध किया। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्टर के साथ तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें यूजीसी रोल बैक की मांग लिखी है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एंट्री पर आज फैसला। पाकिस्तान कर सकता है वर्ल्ड कप का बहिष्कार। रिपोर्ट। पाकिस्तान द्वारा T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम घोषित करने के बावजूद उसके टूर्नामेंट में खेलने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा है कि सरकार सोमवार को बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अंतिम फैसला लेगी। जियो न्यूज के मुताबिक आईसीसी द्वारा बांग्लादेश के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाने वाली नाराज पाकिस्तान सरकार टीम को वर्ल्ड कप से हटने को कह सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत आने से इनकार करने पर बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। पाकिस्तान बांग्लादेश के फैसले का समर्थन करने वाला अकेला देश था। हालांकि पाकिस्तान को अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने थे, फिर भी सरकार भागीदारी पर पुनर्विचार कर रही है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के समर्थन में काली पट्टी पहनने या भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार जैसे प्रतीकात्मक कदमों पर भी विचार कर रहा है। एक सफल भारत दुनिया को सुरक्षित बनाता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। ऐतिहासिक एफटीए और कार टैरिफ कटौती की तैयारी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होते हुए कहा कि एक सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। वह यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ कर्तव्य पथ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। यह बयान उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होने वाली भारत यूरोपीय आयोग शिखर वार्ता से पहले आया है, जहां दोनों पक्ष बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को अंतिम रूप देने की घोषणा कर सकते हैं। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने भी कहा कि भारत के साथ सहयोग तेजी से बढ़ रहा है और सुरक्षा व रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर होंगे। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और 2023-24 में दोनों के बीच व्यापार 135 अरब डॉलर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में भारत यूरोपीय संघ से कारों पर इंपोर्ट टैरिफ को मौजूदा 110% से घटाकर 40% करने और आगे चलकर 10% तक लाने पर भी विचार कर रहा है, जिसे मंगलवार तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारत यूरोपीय आयोग एफटीए किसानों के लिए कम जोखिम, अमेरिका की तुलना में कैसे बेहतर। भारत अमेरिका के साथ कृषि क्षेत्र को लेकर मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए करने से बचता रहा है, लेकिन अब वह यूरोपीय संघ के साथ बड़े समझौते को अंतिम रूप देने जा रहा है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोपीय आयोग के साथ समझौता भारतीय किसानों के लिए कम जोखिम भरा है। अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कपास और इथेनॉल जैसे सस्ते कृषि उत्पाद आने का खतरा है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है, जबकि यूरोपीय आयोग इन उत्पादों में इतना प्रतिस्पर्धी नहीं है और वहां से मुख्य रूप से चीज, वाइन या जैतून का तेल जैसे सीमित उत्पाद ही आ सकते हैं। उल्टा इस समझौते से भारत का झींगा, कॉफी, चाय, चावल, मसाले और फल सब्जियां का निर्यात बढ़ सकता है। ट्रंप ने भारत को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अमेरिका भारत के बीच बताया ऐतिहासिक रिश्ता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को 77वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका और भारत के बीच खास संबंध हैं। यह संदेश भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। इससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि उन्हें पहली बार परेड में शामिल होने का सम्मान मिला। उन्होंने भारतीय आसमान में अमेरिका निर्मित विमानों की उड़ान को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी की ताकत का प्रतीक बताया।
हालांकि पिछले एक साल में दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव भी रहे हैं, खासकर ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर लगाए गए टैरिफ और रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त शुल्क की धमकियों को लेकर। ट्रंप की धमकियों के बीच भारत की तरफ मुड़ रहा कनाडा आने वाले हफ्तों में भारत का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकियों और संरक्षणवादी नीति के चलते कनाडा अपनी विदेश और व्यापार नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है और अब वह भारत को एक प्रमुख रणनीतिक व आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आने वाले हफ्तों में भारत दौरे पर आ सकते हैं ताकि 2 साल से तनावपूर्ण रहे रिश्तों के बाद द्विपक्षीय व्यापार को तेज किया जा सके। भारत और कनाडा दोनों ही इस समय ट्रंप प्रशासन के ऊंचे टैरिफ का सामना कर रहे हैं, भारत पर 50% और कनाडा पर 35%। इसी दबाव में दोनों देश 2030 तक व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाने के लक्ष्य वाले CEPA समझौते को आगे बढ़ा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच हाल ही में बातचीत हुई है, जिसमें AI, व्यापार और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। कनाडा ऊर्जा, खनिज और गैस जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत को इससे नए बाजार और ऊर्जा संसाधन मिलने की उम्मीद है। UAE ने पाकिस्तान एयरपोर्ट डील से खुद को पीछे हटाया। भारत UAE की रणनीतिक साझेदारी हो रही मजबूत। पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है, जिस पर अगस्त 2025 से बातचीत चल रही थी। पाकिस्तानी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक UAE किसी स्थानीय साझेदार को तय नहीं कर सका, इसलिए योजना छोड़ दी गई। यह फैसला शेख नहायान की नई दिल्ली यात्रा के बाद सामने आया, जिससे इसके राजनीतिक संकेत भी निकाले जा रहे हैं। इस बीच UAE और सऊदी अरब के रिश्तों में तनाव और भारत UAE के बढ़ते रक्षा सहयोग की भी चर्चा है। हाल ही में PM मोदी और UAE के राष्ट्रपति ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। कभी पाकिस्तान का बड़ा कारोबारी साझेदार रहा UAE अब भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के लिए इस प्रोजेक्ट से UAE के पीछे हटने को बड़ा नुकसान माना जा रहा है। लीक ऑडियो में रिपब्लिकन सीनेटर का बड़ा आरोप, ट्रंप प्रशासन पर लगाया भारत FTA रोकने का आरोप। अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज का एक लीक ऑडियो सामने आया है, जिसने ट्रंप प्रशासन के भीतर गहरी खींचतान को उजागर कर दिया है। करीब 10 मिनट के इस ऑडियो में क्रूज ने उपराष्ट्रपति JD वेंस, व्हाइट हाउस सलाहकार पीटर नवारो और कभी-कभी राष्ट्रपति ट्रंप पर भारत के साथ लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को रोकने का आरोप लगाया है। यह रिकॉर्डिंग 2025 की शुरुआत और मध्य की बताई जा रही है और अब वायरल हो चुकी है। क्रूज ने ट्रंप की टैरिफ नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, रिटायरमेंट अकाउंट्स में भारी गिरावट आ सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे 2026 के मध्य अवधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑडियो में क्रूज ने यह भी बताया कि ट्रंप ने टैरिफ पर पुनर्विचार की अपील पर गुस्से में जवाब दिया था। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। मिनेसोटा के गवर्नर ने ट्रंप से ICE एजेंट्स को तुरंत हटाने को कहा। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने राष्ट्रपति ट्रंप से राज्य से करीब 3000 अप्रशिक्षित फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स यानी ICE और बॉर्डर पेट्रोल को तुरंत हटाने की मांग की है। यह मांग 24 जनवरी 2026 को मिनियापोलिस में 37 साल के ICU नर्स एलेक्स प्रेटी की फेडरल एजेंट्स द्वारा गोली मारकर हत्या के बाद उठी है। वीडियो में दिखता है कि प्रेटी के हाथ में फोन था और वह प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाओं को बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उन पर कई गोलियां चलाई गईं। प्रशासन ने इसे सेल्फ डिफेंस बताया, जबकि परिवार और गवर्नर ने स्वतंत्र जांच की मांग की है। वॉल्स ने कहा कि इन एजेंट्स की तैनाती से राज्य में डर और हिंसा फैल रही है। घटना के बाद हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर एजेंट्स को हटाने की मांग की है। वंदे मातरम पर राष्ट्रगान जैसा प्रोटोकॉल हो सकता है लागू, सरकार कर रही विचार। सरकार वंदे मातरम की रचना के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर इस राष्ट्रीय गीत के लिए भी राष्ट्रगान जनगण मन जैसा प्रोटोकॉल लागू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय इस बात पर चर्चा कर रहा है कि क्या वंदे मातरम के दौरान भी लोगों के लिए खड़ा होना अनिवार्य किया जाए। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ का गीत है और 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था। फिलहाल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 सिर्फ राष्ट्रगान पर लागू होता है
और वंदे मातरम के लिए ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इस मुद्दे पर अदालतों में याचिकाएं भी दायर हुई हैं। पिछले साल इसे लेकर विवाद भी हुआ था, जिसमें कुछ मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रीय गीत के पाठ का विरोध किया था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मूल 6 छंद वाले गीत को छोटा करने का भी आरोप लगाया था। अभी मूल भजन के 6 छंदों में से सिर्फ पहले 2 छंद ही राष्ट्रगान के तौर पर गाए जाते हैं। हटाए गए हिस्सों में दुर्गा सहित 3 हिंदू देवियों का जिक्र था। वहीं कांग्रेस ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय गीत पर ध्यान पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को देखते हुए दिया जा रहा है। मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बहस छिड़ गई थी। असम विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट विवाद, विपक्ष ने फर्जी आपत्तियों को लेकर बीजेपी पर लगाया आरोप। असम में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट के विशेष संशोधन को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बीजेपी पर फर्जी आपत्तियों के जरिए वोटरों के नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाया है। 25 जनवरी को कांग्रेस, रायजोर दल और वाम दलों के नेताओं ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विपक्ष का कहना है कि 27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच चली आपत्ति प्रक्रिया में बड़ी संख्या में फर्जी दावे किए गए और लोगों के एपिक व मोबाइल नंबर का दुरुपयोग हुआ। बता दें कि ड्राफ्ट लिस्ट में राज्य में 2.51 करोड़ वोटर हैं और अंतिम सूची 10 फरवरी 2026 को आएगी। विपक्ष ने अवैध आपत्तियां रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.